नमस्कार, मैं आकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल आकाश दस्तकाई म्यूज़िक एजुकेशन पर, जहां हम संगीत के विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे जीवन परिचय की। तो बहुत से संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे संगीत में बहुत योगदान दिया है। इस वीडियो से पहले मैंने तानसेन का जीवन परिचय बताया था और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम बात करेंगे फैयाज़ खां का जीवन परिचय। यह क्वेश्चन 10th क्लास के लिए है। तो फैयाज़ खां का जीवन परिचय इस प्रकार से है। उत्तर भारतीय संगीत के विकास में घरानों का योगदान बड़ा सराहनीय रहा है। जब कभी आगरा घराने की चर्चा उठती है तो स्वर्गीय उस्ताद फैयाज़ खां का स्मरण बरबस हो आता है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सम्मान फैयाज़ खां को मिला उतना किसी मुसलमान गायक को नहीं मिला। तो आपने जान ही लिया होगा कि स्टार्टिंग में ही मैंने जो बताया है, फैयाज़ खां आगरा घराने से हैं और जब कभी आगरा घराने की चर्चा होती है तो फैयाज़ खां का नाम ज़रूर लिया जाता है और इनको बहुत ही सम्मान मिला था। आज तक किसी मुसलमान गायक को इतना सम्मान नहीं मिला। उस्ताद फैयाज़ खां का जन्म सन 1886 में आगरा में हुआ। इनके जन्म से 3-4 माह पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन था। इनके नाना ने इनका पालन पोषण किया और उन्होंने ही इनको संगीत की शिक्षा दी। तो फैयाज़ खां का जन्म 1886 में आगरा में होता है और 3-4 महीने पहले, जब इनका जन्म हुआ 3-4 महीने पहले ही इनके पिता का देहांत हो गया, और जिनका नाम क्या था? सफदर हुसैन। तो इनके नाना ने इनका पालन पोषण किया और क्या किया? साथ में संगीत की शिक्षा भी दी। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे उनके गायन की। तो इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। फैयाज़ खां किशोरावस्था से ही अच्छा गाने लगे थे। कई स्थानों पर इनका कार्यक्रम रखा गया और उसमें ये सफल भी रहे। तत्कालीन मैसूर, मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ, उस समय पर मैसूर नरेश इनके गायन से बड़े प्रभावित हुए। इनको सन 1906 में एक स्वर्ण पदक और सन 1911 में आफ्ताब मौसीकी की उपाधि से सुशोभित किया गया। बड़ौदा महाराज सयाजी राव इनसे बड़े प्रभावित हुए और इनको अपने दरबार में गायक नियुक्त कर लिया। महाराज ने इनको ज्ञान रत्न की उपाधि प्रदान की। कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर खान साहब मुंबई, कोलकाता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशनों से अपने कार्यक्रम प्रसारित करने लगे। पेज नंबर 2। अब हम खान साहब के व्यक्तित्व और उनके संगीत ज्ञान की बात करेंगे। खान साहब का कंठ नीचा, नीचे का मतलब होता है कि जो हमारा गला है वो सप्तक के अंदर चलता है, मंद्र मध्य तार सप्तक। तो उनका जो गला था वो नीचा बताया गया है। खान साहब का कंठ नीचा किंतु जवारीदार और बुलंद था। बुलंद मतलब मजबूत था। गाते समय सज धज कर बैठते, जब वो गाते थे तो सज धज कर बैठते थे और हीना का इत्र लगाकर पान की डब्बी के साथ बैठते। एक इत्र है जिसका नाम हीना बताया गया है। हीना का इत्र लगाते मतलब क्या है? उनको इत्र से प्यार था, लगाव था, मोहब्बत थी। हीना का इत्र लगाकर पान की डब्बी के साथ बैठते। खां साहब ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, गज़ल, कव्वाली, ये सब क्या है? गायन शैली आदि सभी के गायन में बड़े कुशल थे। ख्याल, ध्रुपद और धमार में तो अद्वितीय थे, किंतु मोटी आवाज़ से ठुमरी के प्रत्येक अंग को सुंदरता से प्रस्तुत करते कि बड़ा आश्चर्य होता। उनकी गाई हुई ठुमरी का रिकॉर्ड बाजूबंद खुल खुल जाए बड़ा प्रसिद्ध है। उनके स्वर लगाने की रीति आगरा घराने का प्रतिनिधित्व करती है और सुनते ही उस घराने की याद आ जाती है। मतलब अगर उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनके स्वर लगाव को सुना जाए तो क्या है? उनकी स्वर की आवाज़ में क्या है? वो अपने आगरा घराने को रिप्रेजेंट करते हैं।
और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, उस घराने की, आगरा घराने की याद आ जाती है। उनका यह ढंग उनके शिष्यों में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इनके व्यक्तित्व अर्थात स्वभाव की। उनका स्वभाव इतना सरल था कि श्रोताओं के आग्रह करने पर वे गज़ल भी सुना दिया करते थे। फयाज़ खां का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। मतलब कहा गया है कि देखो, मैंने आपको ऊपर बताया है कि ख़याल, ध्रुपद और धमार में उनको महारत हासिल थी, लेकिन उनका स्वभाव इतना सरल था कि अगर कोई श्रोतागण मतलब लिसनर उनसे आग्रह करे कि हमें गज़ल सुननी है तो वो गज़ल भी सुना दिया करते थे। उनका व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। इत्र से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। जैसे मैं बता चुका हूँ कि हीना नाम का इत्र वो लगा कर बैठते थे। इत्र से उन्हें मोहब्बत थी, और इतनी मोहब्बत थी कि जब कोई परिचित मित्र मतलब उनका जानने वाला, उनका दोस्त उनसे मिलता, तब वे इत्र द्वारा उनकी खातिर अवश्य करते, मतलब उनको सम्मान दिया करते थे। इत्र लगा करके उनको सम्मान दिया करते थे। उन्होंने अपनी तालीम और रियाज़ को सार्थक और सफल बनाया। इनकी सुरीली आवाज़ ने भी इनकी कला का साथ दिया। इनकी गायकी में बड़ी रंगत थी। स्वर, लय और ताल पर इन्हें पूर्ण अधिकार था। इनका राग गायन बहुत अच्छा था। जबड़े की तानों का बहुत प्रयोग करते, किंतु इनकी तानें स्पष्ट, सुंदर और तैयार थी। मतलब यह है कि जो वो तान गाते थे तो जबड़े का प्रयोग करते थे। जबड़े की तान बोलते हैं उसको। जबड़े की तानों का प्रयोग करते थे, लेकिन जब वो ताने लगाते थे तो बड़ी स्पष्ट, सुंदर और तैयार महसूस होती थी, मतलब आपको सुनाई देती थी। वे प्रत्येक राग अलग अलग ढंग से गा सकते थे। अब मैं आखिरी पैराग्राफ रख रहा हूँ। फयाज़ खान ने अपने जीवन काल में बहुत सी बंदिशें सीखी। संगीत के साथ साथ इनको कविता का भी शौक़ था। मतलब वो एक राइटर भी थे, मतलब रचनाकार थे वो। इन्होंने लगभग 250 गीतों की बंदिशें प्रेम पिया उपनाम से की है। देखो बच्चों, बताया गया है कि उन्होंने 250 गीत मतलब 250 गीतों की बंदिशें प्रेम पिया उपनाम से की है। मतलब उन्होंने लिखी हैं वो गीतें। जब कभी हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, राग की बात करते हैं, जब वो बंदिशें गाते हैं तो जिस बंदिश के अंदर प्रेम पिया नाम आ जाएगा तो ये समझ लेना कि वो फयाज़ खान ने लिखी है। प्रेम पिया उपनाम से उन्होंने बंदिशों का निर्माण किया है, मतलब उन्होंने बंदिशें बनाई हैं। उन्होंने काफ़ी परिश्रम से अपने शिष्यों को भी संगीत सिखाया, जिन्होंने आगे चलकर फयाज़ खां के गानों को जीवित रखा। इस महान गायक का शरीरांत 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में हो गया। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था फयाज़ खां का, और इससे पहले मैं आपको तानसेन का करवा चुका हूँ। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, और किसी भी बात को, कोई भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।